बहुत ही संजीदगी से आपका जो तरीका है सर प्रेजेंट करने का, वो सारे लोग जो है ना उसको कॉपी करना चाहते हैं सर। स्पेशली आपका जो स्टेप डांस है ना, वो देखने का सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मौका जरूर मिलेगा सर। और सबसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो विराज सर से बोलिएगा सर, अपना वो जो सिग्नेचर स्टेप है डांस का वो सर परफॉर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सूरज जी काफी बीमार थे आप 2-3 दिन से, लेकिन अपनी ड्यूटी को आप निभाने के लिए समय से आए और आपने बताने की कोशिश किया कि बिजनेस घराने से ऑलरेडी थे आप, बट वो सारे को पीछे छोड़ करके नया बिजनेस सब पर भारी पड़ रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके परिवार में रजिस्ट्री हुई है, काम चल रहा है, नया डिपो खुलवाने जा रहे हैं आप। और इसके बाद तीसरा जो सेशन था नलिनी मैडम का, आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से कैसे अप्लाई करें प्रैक्टिकल नॉलेज इन्होंने दिया, आप सबका धन्यवाद। और इसके बाद इस पोर्टल पर जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबका मैं दिल के गहराई से अभिवादन करता हूँ। मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा, कुछ नए साथी होंगे। मेरा नाम सुरेश यादव, डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी से मैं रहने वाला हूँ। और इसके बाद मैं जो है एक ऐसा परिवार जहाँ खेती बाड़ी और नौकरी इनकम के दो स्रोत हुआ करते थे। मेरे फादर ग्राम विकास अधिकारी थे, मेरे बड़े पिताजी और छोटे चाचा खेती करते थे, जमीन ठीक ठाक थी। और दोनों के बीच में मैं देख रहा था कि जिंदगी किसकी अच्छी है, तो नौकरी वाले 20 पढ़ रहे थे, यानी मेरे बाबूजी जो है खेती पर 20 पढ़ रहे थे। इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी, सोच अच्छी थी, तौर तरीका मेरे को अपील कर रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी करूंगा, और नौकरी की शर्त है कि पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पढ़ाई को सीरियसली लिया और मैंने जो है बीएससी एमएससी किया एक कॉलेज से, सिविल इंडस्ट्रियल से, बीएड एमएड किया जौनपुर से। इसके बाद फिर मैंने बीटीसी किया अपने डिस्ट्रिक्ट मऊ से, फिर इलाहाबाद चला गया। मैं करीब 18 महीने रहा वहां पर और 14 रिटर्न्स मेरे फाइनल हुए। मेरे सामने एक सुखद स्थिति हो गई थी कि इसमें से कौन सी नौकरी में ज्वाइन करूं सर। फाइनली मैं ग्राम विकास अधिकारी ज्वाइन किया, और रिजाइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे फादर ने सलाह दिया, मैं टीचर बना और तैयारी कर रहा था। उसके पीछे कारण क्या था कि मात्र 2 घंटे 120 मिनट पढ़ाना होता था, इसके बाद टाइम मिल जाती तो मैं कम्पिटेटिव दुनिया में अपनी तैयारी कर रहा था, पीसीएस और आईएएस की, सिविल सर्विसेज की। लेकिन उसी दौरान मुझे एक मेरे मित्र के द्वारा एक मौका देखने को मिला डायरेक्ट सेलिंग का, कुछ भी मैं नहीं जानता था। और वहां जाने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई, जब समझ में आई तो मैंने स्टडी किया और अध्ययन करने के बाद कुछ निचोड़ निकला। तो वो निचोड़ का परिणाम ही है कि मैं आज आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ सर। तो अभी आज जो है ना मेरे पास नौकरी है, मैं गवर्नमेंट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वहां से जो मेरे को सैलरी आती है 1,25,000, और इसके बाद ये जो सैलरी देता है, सैलरी है बिल्कुल 7 तारीख को अकाउंट में आ जाता है। दोनों में अंतर क्या है कि उसका 3-3 गुना मैंने इससे लिया है। करोड़ों रुपया मेरे टीम में बटा है, पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या फर्क है, मैंने क्या देखा, वही मैं बात करूंगा। तो आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार सावधान हो जाइए। विराजमान साहब, जितने भी लोग जुड़े हैं आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रुक जाइए, अगर रुके हैं तो आप बैठ जाइए, अगर सोए हैं तो बैठ करके वीडियो ऑन करके बैठिए। बड़ी बात होने जा रही है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा इसको क्यों किया जाए, और दूसरी बात होगी कि कैसे किया जाए। तो क्यों किया जाए, देखिए इससे टफ काम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत टफ काम कर रहे हैं, लेकिन इसको लोग नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है कि उनको पता ही नहीं कि ये है क्या चीज, हमको क्या देने जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो अध्ययन किया है सर, मेरे जो होशो हवास की मैं बात करूं तो मैंने जितने भी लोगों की बात किया कि क्या चाहिए, तो एक ऐसा टर्म है सर ना, अगर वो सब कुछ समझ में आ जाए तो सारे लोग फैन हो जाएंगे उसके। उस टर्म का नाम है सर आर्थिक आजादी। हम सभी लोगों को एक पॉइंट आज नोट करना है कि जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात करनी है वो मुद्दा है आर्थिक आजादी। पैसे की सिर्फ बातें नहीं करनी है, आर्थिक आजादी की बातें करनी है। तो आइए समझते हैं कि आर्थिक आजादी क्या है। इसलिए मैं बोला ना कि लिखिएगा भी इसको। मेरे को जो प्रभावित किया वो यही, और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी बने हैं डायरेक्ट सेलिंग, तो सारे लोगों को ये वर्ड समझ में आ गया था। तो हम देखते हैं कि ये है क्या। फिर दूसरा चीज देखेंगे, लाइफ विद फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। तो आर्थिक आजादी को समझने के लिए उसमें पहला चीज हम समझते हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं, पुराने हमारे खिलाड़ी समझ गए हैं, इसीलिए आज इस पर लगातार बने हुए हैं। तो आप लोग जो नए लोग पहली बार स्विच किए हैं, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप आगे जुड़ेंगे कि नहीं, इससे करेंगे कि नहीं,
आप खुद अपने से फैसला लीजिएगा। जैसे कुछ लोग आ गए हैं किसी के कहने से, लेकिन समझ में नहीं आता है कि यार इसको दोबारा जोड़ना चाहिए कि नहीं। इसलिए स्पेशली आप लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, आर्थिक आजादी में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं, तीनों को समझते हैं। उसमें पहला है कि आर्थिक रूप से आजाद वो व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा होता है। क्यों? पैसा इतना कि वो उससे खरीदने वाली हर चीजों को खरीद सके, जो उसकी इच्छा है वो पूरा कर सके, यानी पैसे को लेकर के कंप्रोमाइज ना करे। दूसरा चीज इसमें समय है। समय का मतलब वो व्यक्ति अपने हिसाब से समय को गुजारे। तीसरा चीज है वो व्यक्ति सिक्योर्ड हो, गारंटी उसको है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी इनकम आती रहनी चाहिए। अब ये तीनों को थोड़ा सा आप डीप में चले जाएं। देखिए, हमारे यहाँ 2 वर्ग है। एक वर्ग है जिनके पास आर्थिक आजादी है और दूसरा वर्ग है जिसके पास नहीं। तो जिनके पास आर्थिक आजादी है उनकी संख्या नियर अबाउट पूरे आबादी का 10% है। 90% लोगों के पास नहीं है। तो दोनों के जिंदगी में क्या फर्क है? आइए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं सर, कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, दोनों के जिंदगी में फर्क है कि मैंने बोला ना 3 चीजें हैं। 90% लोगों के पास पैसा उतने आता है कि किसी तरह से गुजारा कर लें या ना के बराबर आता है। 10% लोगों के पास पैसा इतना होता है कि वो अपनी चॉइस की लाइफ जीते हैं सर। 3 चीजों से हम पता कर लेंगे कि हमारे पास पैसा है कि नहीं। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, विराजमान साहब, ये बेसिक नीड है, हर किसी को लेना चाहिए। और आप चेक करिएगा कि जो 90% की आबादी है ये वो भोजन करती है और करवाती है जिनका जेब अलाउ करता है, और जो 10% की आबादी है मीनू के अकॉर्डिंग इनका भोजन होता है। 7 दिन का मेनू है। ब्रेकफास्ट में आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पूरे दिन का मेनू बना रहता है। डायटिशियन से इनका डाइट चार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग पूरा रस लेते हैं जिंदगी का। इनके डाइनिंग टेबल पर वो होता है जो इनका मेनू अलाउ करता है, और जो 90% लोग हैं इनके डाइनिंग टेबल पर वो होता है जो इनका जेब अलाउ करता है सर। अब आप सोचिएगा, मनपसंद भोजन भी नहीं कर पा रही जो आबादी, वो कितना संतुष्ट होगी, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सेकंड चीज, पैसा हमारे पास है कि नहीं, इससे आप पैरामीटर आप देख लीजिएगा। सेकंड चीज देखते हैं कि टाइम की अगर कपड़े की अगर मैं बात करूं ना, तो जो 90% की आबादी है ना, वो जेब जो अलाउ करके वो कपड़ा पहनते हैं, और जो 90% के अलावा 10% की आबादी है विराज साहब, वो कपड़े पहनते हैं जो उनको पसंद होता है, चॉइस के कपड़े होते हैं सर। तीसरा चीज, मकान, 90% उसमें रहते हैं जो जेब अलाउ करता है, और 10% वहां रहते हैं जहां उनका डिजाइनिंग होती है, जहां उनका मन करता है, जिस शहर में मन करता है, जिस जगह पर मन करता है सर। अब प्रश्न आप सभी लोगों से है कि क्या लग रहा है कि अगर चॉइस लाइफ जिया जाए और कंप्रोमाइज लाइफ, तो जवाब आपका आएगा कि चॉइस लाइफ ज्यादा अच्छा है सर। तो 90% लोगों के पास कंप्रोमाइज का जीवन है, रोटी, कपड़ा, मकान सब समझौते का चल रहा है। तो आप इसमें नहीं लग रहा है कि कह सकते हैं कि नहीं नहीं जी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, वो मजबूरी का नाम है। अब दूसरा चीज आता है सर, टाइम फ्रीडम। देखिए, जो 90% की आबादी होती है विराज साहब, वो 90% की आबादी क्या काम करती है कि वो वहां जाती है जहां उसको पैसा मिलता है, और वो पैसा कितना मिलता है, वो उतने पैसा मिलता है कि जिंदगी को किसी तरह से काट रहा है। लेकिन उसका इतना आउटडेटेड सिस्टम होता है कि वो व्यक्ति मन मार के वहां जाता है, यानी वो टाइम को काट रहा है। वो कहाँ जाता है समझिएगा, 90% में वो लोग हैं, बुरा न मानिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो कड़वी, जो सच्चाई है वो थोड़ी कड़वी है। जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो भी लोग दुकान करते हैं, बिजनेस नहीं दुकान, और जितने भी लोग हुनर अपनी डेवलप करके कुछ स्किल को सेल आउट करते हैं, प्रोफेशनल्स जैसे नाई हैं, दर्जी हैं, इसके बाद कोई कारीगर का काम करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, जो हुनर अपने स्किल बेचते हैं, ये सारे के सारे लोग 90% में आते हैं सर। इनके पास आर्थिक आजादी नहीं होती है सर। तो ये समझने का मुद्दा, ये फील करने का मुद्दा है। ये आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि मैं इनके बाद जैसे बात करिएगा आप खुद से कि मैं अगर आज के डेट में जिस दुकान में बैठ रहा हूँ, क्या मेरे को बहुत मजा आता है क्या? अगर आपको लगता है मजा नहीं आता यार, पैसे के लिए मेरे को बैठना पड़ता है,
मैं बैठता नहीं हूँ, बैठना पड़ता है। लेकिन 90% के अलावा जो 10% लोग होते हैं ना, ये लोग वहाँ समय गुज़ारते हैं जहाँ इनको अच्छा लगता है। इनकी टिप फाइनल होती है, टूर फाइनल होता है, प्लानिंग बनती है। तमाम एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम एग्ज़ाम्पल्स उनको आप देख सकते हैं सर। अब इसके बाद सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो एक और पहचान है 90% की कि 90% लोग एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। ये लोग जाएँगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएँगे तो नहीं आएगा। तो आप सब लोग पूछिएगा कि आज आपके पास जो इनकम है, क्या वो एक्टिव है कि पैसिव है? ये बारूद के ढेर पर ये लोग बैठे होते हैं। और इसमें होता क्या है विराज साहब कि जैसे मुखिया को कुछ होता है ना, तो बिना छत का जो मकान होता है वैसे ही हालत हो जाती है। एक व्यक्ति कमा रहा है, 5, 7, 10 लोग जो संयुक्त परिवार है, वो सबकी परवरिश हो रही है उसी पर। कई बार वो मुखिया वापस नहीं आ पाता है, तो अंदाजा लगाइएगा क्या होता है फिर उस परिवार का। तो आर्थिक आजादी एक ऐसा घटक है सर ना कि हर समय इसकी बात किया जाए, हर व्यक्ति से बात किया जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमको आर्थिक रूप से आजाद होना, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। तो सर मैंने यही समझा था, मैं ये समझा था कि 90% में हम तो हैं ऑलरेडी, और जो मैं जाना चाह रहा हूँ सिविल सर्विस के, तो वो भी तो 90% में ही है। तो कुल मिला जुला करके मेरे को अगर अहमदाबाद जल्दी पहुंचना है ना, तो ट्रेन कोई भी बदल लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा कि जब व्हीकल ही बदल दीजिए, यानी आप स्थल मार्ग को छोड़ करके वायु मार्ग वाला पकड़िए रास्ता। बड़ी बात बता रहे हैं विराज साहब, हम चाहे कोई भी ट्रेन पकड़ेंगे उसकी एक लिमिट है ना। अगर हमको जल्दी पहुंचना है 1 घंटा 20 मिनट में वाराणसी से अहमदाबाद, तो वो सिर्फ और सिर्फ जहाज बनी है, वायु मार्ग। तो इस तरह से 90% में जीने वाले लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए आर्थिक आजादी लेने का, और वो मिलती है सर 10% लोगों के पास। तो 10% लोग कौन होते हैं? 10% लोगों के पास सिस्टम होता है सर। और जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम दो तरह का होता है, डिजिटल और फिजिकल। वो सिस्टम इनको पैसा देता है, और सिस्टम की पावर को आप जानते हैं विराज साहब। एक व्यक्ति अगर भार ढो रहा है ना, वेट 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, मैनुअल ढंग से 100 किलो तक लेकर के जा सकता है। लेकिन सिस्टम अगर कोई लगा दिया, और ठेला गाड़ी होती है ना, 2, 3, 4 क्विंटल का लेकर के कूली चला जाता है। सिस्टम का पावर है सर। थोड़ा और अपग्रेड किया ना, तो 2, 4, 10, 20 क्विंटल लेकर के जा सकता है। और आपको पता है सर ना कि 10, 10, 20, 20 जो ट्रेन है ना, वो पानी की जहाजों पर लोड होकर के चली जाती है। ये सिस्टम का पावर है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने लोगों को लग रहा है कि इसको करना चाहिए कि नहीं, तो आप मैनुअल ढंग से पैसे कमा रहे हो। लेकिन जो 90% के अलावा 10% लोग हैं ना, वो उनके पास सिस्टम होता है, Recording in progress. सिस्टम बनाते हैं। तो प्रश्न ये है कि सिस्टम, इसका नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाएगा, ओ मेरे को भी सिस्टम बनाना है, मैं भी 10% में आऊंगा। लेकिन इसके आगे की जो कहानी है विराज साहब ना, वो बड़ी कठिन है। जो सिस्टम जनरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट है ना, वो 90% के पास नहीं होती है, अभी नहीं है। और जो आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या है वो 90% 10% में आने के लिए पूंजी चाहिए, बहुत बड़ा नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए, वो नहीं अपने पास। दो तरह के सिस्टम होते हैं सर, एक तो होता है डिजिटल और दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल सिस्टम में क्या, जो दिखता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ईंट के भट्टे हो गए, फैक्ट्रियां हो गए, ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड कॉलेजेस, ऐसे बहुत सारे, जिस पर क्या है ना कि वो व्यक्ति ने बना दिया, और 90% लोग आकर के मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनको पैसा जाता है। इसमें जितना चाहे उतना इनकम बना सकते हैं। सिस्टम बनाइए, इनकम बढ़ाइए, सिस्टम बनाइए, इनकम बढ़ाइए। तो प्रश्न क्या है कि आप लोगों से अगला प्रश्न है कि क्या आपके पास पूंजी है क्या, कि आप जो है 10% में आ जाओ, पूंजी लगाने के बाद ही आएंगे? तो आपको जवाब आएगा कि नहीं है। डिजिटल सिस्टम होता है। डिजिटल सिस्टम का मतलब कि जो दिखता नहीं है, जिसको छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ सर, अमेजन जो है ना, ये डिजिटल सिस्टम है। इसमें क्या है ना कि कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, उस व्यक्ति ने सिर्फ जो है ना एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वुडलैंड का जूता चाहिए, हम जैसे उस पर ऑर्डर करेंगे, तो वो एक प्लेटफॉर्म है, ऑर्डर चला जाएगा वुडलैंड के पास। तो वुडलैंड विक्रेता है, हम क्रेता है, ये बीच में क्या क्या सिर्फ सिस्टम बना दिया है डिजिटल। हमको जो है कैंपस का चाहिए जूता, तो कैंपस के पास चला जाएगा, एडिडास के पास चला जाएगा। यानी सारे लोग जूता बेचेंगे, पैसा जो है उनको जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अमेजन को जाएगा।
क्योंकि वो सब कुछ बेचता है, वो कुछ नहीं बेचता। तो क्या किया कि उसने एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है, लोग माल बनाते हैं, वो सिर्फ़ जाल बनाता है। और जाल बना-बना करके आप समझिएगा, जेफ बेज़ोस का नाम डालिएगा, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो हमको क्या काम करना, आरसीएम क्यों करना चाहिए? आरसीएम हम अमेज़न है साहब। हमको क्या करना है कि हमको जाल बनाना है। हमको जो है ना इनकी ऑनलाइन शुरुआत है, ऑफ़लाइन है, हर जगह है। हम क्या काम करेंगे जैसे अमेज़न लोगों को ला करके एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, हमको भी इस पर लाना है, प्लेटफ़ॉर्म एक दे रहे हैं। इसमें पूँजी की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है अपने खोपड़ा को सही करने की। ठीक है ना? तो 90% इसमें काम नहीं करना है। 90% काम नहीं करना, मैं बता दे रहा हूँ, 90% सीखना है कि काम क्यों करना है। और जब ये खोपड़े में घुस गया कि 90% काम क्यों करना, तो सो करके वीडियो बंद करके नहीं देखने का। क्योंकि पूरी टीम इसका इस इंडस्ट्री मैं बताऊँगा आगे कि इसको कैसे करना है। देखिए, इसमें करने का जो तरीका है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कट करना पड़ता है मेरे को। तो मैं शॉर्ट में बता दूँ कि एक दुर्लभ चीज़ की प्राप्ति करने जा रहे हैं, जो कि हमारे खानदान में किसी को नसीब नहीं हुआ। हम नसीब वाले हैं कि वो मिलने जा रहा है साहब। वो दुर्लभतम चीज़ है। रेयर एंड रेयरेस्ट चीज़ है जो हमको मिलने जा रहा है सर। क्या 90% की गरीबी से 10% के अमीरी में जाने का मौका मिल गया। अब यहाँ पर कहानी शुरुआत होती कि कैसे किया जाए। देखिए मैं बोला ना कि 10% करना है, 90% अपने दिल दिमाग को बैठा लीजिए, ये मेरे को जो मिलने जा रहा है ये क्या चीज़ है। चलिए समझ में आ गया। अब कैसे किया जाए? देखिए 2 तरीका है सर। एक तो तरीका है ना कि इसको हम ना 90% की तरह करें, जो मज़दूर लोग करते हैं। और दूसरा तरीका जो 10% लोग करते हैं ना, वो 8-10 साल तक करेंगे, लेकिन वो उतना काम कर देंगे जितना ये लोग जीवन नहीं कर पाएँगे। इसको बोलते हैं सर, इसका फार्मूला जो है ना, एक लीनियर एक एक्सपोनेंशियल है। लीनियर 95% नेटवर्कर करते हैं और एक्सपोनेंशियल मॉड्यूल पर ना 10% नेटवर्कर 5% करते हैं, जो अल्ट्रा मिलेनियर हैं, जिनके पास लाखों लाख इनकम आती है सर। मैं बताया ना कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने इसका स्टडी किया। इसको लेबर छाप नहीं करना है, इसको करना है एक्सपोनेंशियल मॉड्यूल पर। तो इसका सिंपल सा फंडा है ना कि नेटवर्क विथ एजुकेशन एंड विथ डुप्लीकेशन, इसी से भागती है। अब आप भी किताब दिखा दीजिए, जिला छोड़ के भाग जाए। अरे राम! किताब की बात करता है तो, ये तो मीटिंग की बात करता है, ये तो ट्रेनिंग की बात करता है। साहब मज़दूरों को दिक्कत होती है इससे, इसलिए वो बेचारे 450 पाते हैं। तो आप दिमाग को अच्छा नहीं लगता, तो इसको अच्छा करा लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप 10% अमीर लोगों में आना चाहते हैं, तो नेटवर्क बनाने का जो मॉड्यूल होगा, वो होगा नेटवर्क बनाना है विथ एजुकेशन एंड विथ डुप्लीकेशन। एजुकेशन लेकर के डुप्लीकेट्स करिए। तो अब प्रश्न है कि कौन सा एजुकेशन है, क्या करें? बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ सर। देखिए इसमें 3 बेसिक वर्क हैं। पहला बेसिक वर्क है, देखिए इसमें लोगों को लाना है हमें। तो लोगों को लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो अपनी पर्सनैलिटी पर, एक्सटर्नल और इंटरनल। कई बार लोग कंपनी को रिजेक्ट नहीं करते, हमको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारी फिजिकल अपीयरेंस जो है ना इतनी डल होती है कि लोग देख करके बोलते हैं यार इसको कौन गुरु बनाएगा। तो क्या काम करिएगा, अपने पर्सनालिटी पर काम करना है सर। ये डीटीडब्ल्यू का पार्ट है कि क्या पर्सनालिटी में सही करें, क्या सिलेबस है इसका। फिर इंटरनल पर्सनालिटी, हम बाहर से तो सही हो गए, लेकिन हम क्या बोलें, कितना बोलें, कब चुप रहें, ये इंटरनल पर्सनालिटी का पार्ट। यहीं पर सारे लोग मात खा जाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है पर्सनालिटी पर। चलिए नंबर 1। दूसरा चीज़ काम करना है हमको कि हम जो है ना लर्निंग पर काम करें। लर्निंग क्या सीखें, कहाँ से सीखें? और तीसरा चीज़ काम करना है सर वर्किंग पर, डूइंग पर, क्या करें? तो मैं आपको सारांश बता दूँ, सीखने का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म यही है मिरेकल मॉर्निंग। और पहली तारीख को महाविस्फोट होने जा रहा है। सारे लोग सावधान मुद्रा में आ जाएँ। ये 3000 का पोर्टल है, जुड़ेंगे 6000। 3000 लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। 4:50 पर खुलता है। सावधान हो जाइएगा, बूढ़े 10 पर काम करिए। जितने लोग आ रहे हैं ना, हर आदमी 10-10 लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दे। क्यों करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको, किसी को खुश करने के लिए नहीं। लोग जो है ना, पहले जमींदार वो थे जिनके पास ज़मीन थी, आज का जमींदार वो है जिसके पास लोग हैं सर। तो लोगों को अगर लाना है, तो आप काम करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है आगे।
फिर मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। इस पोर्टल पर आइए और 1 तारीख को 7,000 8,000 लोग जुड़ेंगे। आपके लोग आ पाएँगे कि नहीं आपके ऊपर है, कि जिसके लोग आ जाएँगे सर कमाल होगा। ओवर टू विराज सर।